नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मार्क लिन। नमस्कार। और कोविड संक्रमण के हर दिन के साथ एक नई चुनौती ये महामारी लेकर आ रही है। मामले बढ़ रहे हैं और ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाने के साथ ही साथ हम कोविड से जुड़ी सावधानी का पालन हर हाल में करें। घर से बाहर और दफ्तर में काम करते वक्त मास्क ज़रूर पहनें और हैंड और ओरल हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे कोविड मरीजों के दवा और उपचार की प्रक्रिया की। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो आपको करवाने चाहिए, खून की जांच कराना कितना ज़रूरी है, ऐसे तमाम पॉइंट्स पर हम आज बात करेंगे। और इस बारे में हमारे साथ इसको सटीक सलाह देने के लिए मौजूद है एक्सपर्ट्स का पैनल। आप हमारी फ़ोन लाइनें भी इस वक्त खुल चुकी हैं, नंबर नोट कर लीजिए 011-233-87031 011-233-87031। आप इस पर फ़ोन कर सकते हैं और अपने जो शंकाएं हैं, जो समाधान है, उसका आप निजात पा सकते हैं। और उसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर से भी जुड़ सकते हैं। @DD News Live पर आप जुड़ करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। Indeed, yes, you can please ask your questions also on Facebook. We are live on Facebook, and as Nikhil said, today we are going to be focusing on testing and the testing protocols when you really need to test, the blood tests that are involved. There are different stages when one needs to test. Even after you have COVID, there are tests that you have to take and they don't have to just be the test to prove whether you have COVID or not. There are tests to check whether how the illness is progressing in your body, how much of damage it has caused after you have recovered. All these kind of tests and investigations, you can probably ask questions to our panel of experts. So our doctors today are Dr. Piyush Ranjan, Additional Professor, Department of Medicine at AIIMS. Dr. Gautam Wankhede is Director, My Lab Discovery Solutions Private Limited. They have currently joined us, and we'll also be joined later on by Dr. Tanu Anand, Scientist D, Division of Epidemiology and Communicable Diseases at ICMR. बिल्कुल। और डॉक्टर पीयूष रंजन, आपके साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये जानने की ज़रूरत है कि तमाम सारे लोगों को ये भ्रम है, ये भ्रांति है कि टेस्ट कब करवाना चाहिए और जब तक टेस्ट के रिजल्ट आ ना जाए, अगर सिम्टम आने के बाद तब तक दवा की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस तरह के तमाम सारे जो सवाल है वो हमारे पास लगातार आते रहे हैं। तो टेस्ट कब करवाना चाहिए, कब व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि कोविड की टेस्टिंग ज़रूरी हो गई है? सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमारे लिए ICMR ने RT-PCR टेस्टिंग के लिए कुछ गाइडलाइन उन्होंने बता करके रखे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यह गाइडलाइन है कि जब कभी भी आप सिम्टोमेटिक हो, आपका प्रायर एक्सपोजर हो तब, नंबर 1। नंबर 2, जबकि आपका कंफर्म किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति से अगर आपका संपर्क हो, ये हाई रिस्क एक्सपोजर हो रखा हो तब। और नंबर 3, जब कभी आपको किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज के लिए, जैसे कि कई जगहों पर जो है आपको ट्रेवल करने के लिए या फिर कभी कहीं आपको किसी मेडिकल इन्वेस्टिगेशन या कोई मेडिकल प्रोसीजर के लिए अगर जाना हो, तभी आपको ये इन्वेस्टिगेशंस कराने चाहिए। तो अर्लीस्ट तब जबकि आपको ये सिम्टम हो रहा हो, और लेटेस्ट तब जबकि आपको एक बार एक्सपोजर हो रखा हो, तब बेस्ड ऑन द इंक्यूबेशन पीरियड एंड द हाई और लो रिस्क ऑफ एक्सपोजर के अनुसार हम लोग ये टेस्ट के लिए पेशेंट को सलाह दें। But Dr. Ranjan, also if a person has taken the vaccine and they have still come into contact with a person who is COVID positive, and Aarogya Setu is telling them, you are high risk, you are high risk. Should those people also go and test, or because they have had both the doses of the vaccine, are they sort of safe? How do you look at this question? Well, this is very important question which you have asked. Number 1, all the vaccines, they protect us from getting dangerous type of the disease, from the complicated type of the COVID. They do not protect us from getting infected. So a person who is although he or she has taken the vaccination, he or she is still liable to get the infection, and thus if someone develops a particular symptom, then he or she must get himself tested for COVID-19. Okay. जी। और डॉक्टर गौतम, यहाँ पर एक हमारे व्यूअर है नेहा, जो कि रायबरेली से हमें मैसेज कर रही हैं कि 35 वर्ष की हैं ये, और 30 तारीख को यानी 30 अप्रैल को इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी कोविड की।
19 दिन के बाद फिर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। बुखार पिछले 17 दिनों से नहीं आ रहा है, हल्की खांसी है, कमजोरी महसूस होती है। तो क्या ये जानना चाहते हैं कि दवा की शुरुआत फिर से करें या टेस्ट दोबारा करवाएं? देखिए, अगर उनकी रिपोर्ट 19 दिन के बाद भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट इनकी पॉजिटिव आई है, तो ऐसा कई बार ऐसा पाया गया है कि इन स्पाइट ऑफ द इन्फेक्शन नॉट बीइंग रेप्लिकेटिंग इनसाइड द बॉडी, मतलब बॉडी के अंदर बढ़ नहीं रहा है, फिर भी वायरल पार्टिकल्स टेंड टू रिमेन फॉर अ लॉन्गर टाइम, और ऐसे में रिपोर्ट कई बार पॉजिटिव आती है कई दिन बाद। ऐसे में जरूरी यह है कि पेशेंट अपने आप को क्लिनिकली देखें। अगर वो कह रही हैं बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं, अगर वो ये कह रही हैं कि बिल्कुल उन्हें कोई भी सांस में तकलीफ नहीं हो रही, फीवर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़े दिन और वेट करें। एज पर द गाइडलाइंस, अगर हम फॉलो करें जो आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस हैं, वो कहता है कि अगर आप बिल्कुल सिम्टम फ्री हैं और अगर आप फ्रॉम 10 days ऑफ डिटेक्शन ऑफ द डिजीज और 3 days अगर आपको सिम्टम था और उसके बाद बिल्कुल फ्री हैं, तो विदाउट एनी सिम्टम्स, तो आप अपने आप को बाहर निकल सकते हैं। बट ये एक थोड़ा सा एरिया है ऑफ जिसे हम ग्रे जोन भी कह सकते हैं कि यस देयर आर सम केस जहां पे कि वायरस काफी दिन तक लिंगर ऑन करता है। तो अगर इनकी रिपोर्ट 19 दिन के बाद भी पॉजिटिव आई है, तो मैं कहूंगा कि इन्हें थोड़ा और वेट करना चाहिए। और ऐसे केस में मेरे ख्याल से अगर एक बार और टेस्ट कर लें आफ्टर इंटरवल ऑफ अबाउट 7 days, दैट विल गिव मोर कॉन्फिडेंस। जी, ओके, डॉक्टर रंजन, people who have got COVID and they are infected and they are being treated with steroids. After that, the COVID is gone, and because of a shortage of beds, perhaps they are asked to leave the hospital, go back home. They are supposed to look after themselves. What are the kind of tests or markers they should be looking at after they have left the hospital, to under guidance, of course, of doctors, that they should be looking at to see that they are getting better? Well, after getting discharged, one should look at the symptom. As Dr. Gautam has just now said that even if because of the nature of the RT-PCR, someone may be detected as RT-PCR positive even after getting clinically cured. So the blood investigation and other investigation will entirely depend upon the clinical scenario. Also, if a person is completely asymptomatic and a person is not diabetic, then probably because of the hospital course of treatment, his blood sugar might not have been deranged. Then in that case, person may not need any other test. Even the repeat RT-PCR as per the ICMR guidelines is concerned. And the blood investigation and other investigations should entirely depend on the clinical symptoms that a person develops, as well as based on the other comorbidities. Likewise, if someone suppose is having diabetes, then he may need frequent blood sugar monitoring even after the discharge, because the steroid or other drugs might have been given to him for some longer duration of time. Number one. Okay. Number two, if someone is hypertensive, then he may need some investigation related to the heart of the patient, based upon the advice of the patient, so of the doctor. So these are the investigation which patient should be advised under medical supervision. बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, ज़ुमूर अहमद श्रीनगर से कॉल कर रहे हैं हमें। जी अहमद साहब, पूछिए अपना सवाल। सवाल ये है कि अगर किसी को फीवर चढ़ता है लेकिन उसको टेस्ट करता है तो वो नेगेटिव निकलता है, तो पॉजिटिव वो होता ही नहीं, लेकिन उसको फीवर होता है, तो फिर भी उसको बोलता नहीं आप अपना अलग थोड़ा सा कमरा करो। और दूसरा सवाल है कि जब इंसान क्वारंटीन से वापस निकलता है वो ठीक होता है कि उसके लिए परहेज क्या करना, उसको खाने पीने की चीज क्या देना उसको? जी डॉक्टर पीयूष, If you can please repeat the question. एक बार अपने सवाल को फिर से दोहराएं अहमद साहब। जी, मैंने कहा जब किसी को अपना फीवर होता है बगैर क्वारंटीन से उसको टेस्ट करता है वो नेगेटिव निकलता है, तो उसके लिए क्या करना है? अगर जब इंसान फिर क्वारंटीन से वापस निकलता है वो ठीक हो रहा है कि उसके लिए परहेज क्या करूंगा? जी, तो ये जानना चाहते हैं कि अगर टेस्ट नेगेटिव निकलता है बुखार आने के बाद भी, और तो उसको क्या करना चाहिए? और दूसरा ये कि जब क्वारंटीन से, जो पॉजिटिव रोगी हैं क्वारंटीन से जब बाहर निकलते हैं तो उनको अपना खान पान कैसे रहना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? जी, अगर किसी गिवन क्लिनिकल सिनेरियो में अगर वो हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन है, आप किसी ऐसे जगह से को बिलोंग करते हैं जहां पर कि कोविड के बहुत सारे केसेस हो रखे हैं,
तो अगर आपका टेस्ट जो है शुरुआती समय में नेगेटिव भी आता है, क्योंकि आरटीपीसीआर का पॉजिटिव आना ये कई कारकों पर निर्भर करता है कि सैंपलिंग कैसे की गई है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा किया गया है, नंबर एक। और कई बार जो रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है उसकी सेंसिटिविटी मात्र 50% होती है। यानी कि जो अगर वो रैपिड एंटीजन टेस्ट से अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो निगेटिव अगर साबित होता भी है तो भी 50% चांसेस रहते हैं कि वो पॉजिटिव हो रहा हो। तो ऐसे समय में जो सिम्टम स्पेसिफिक जो कोविड के रिलेटेड जो सिम्टम है उसको ध्यान में देते हुए कुछ समय के बाद डॉक्टरी सलाह के बाद उनका टेस्ट रिपीट कराया जा सकता है। प्रारंभ के समय में जो जनरल मेजर्स हैं, जैसे कि अपने आप को आइसोलेट कर लेना, जैसे कि नॉर्मल जो है हाइड्रेशन को ठीक करना, और जब कभी भी जरूरत हो, अगर सैचुरेशन हो तो अगर आपको प्रोन वेंटिलेशन और चीजों की जरूरत अगर हो तो वो डॉक्टर की सलाह पर आप जो थोड़ी और जो दूसरी दवाइयां हैं जैसे जिंक है, विटामिन सी है, आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, वो डॉक्टर की सलाह पर इवन इफ यू आर आरटीपीसीआर नेगेटिव यू कैन स्टार्ट जी। एंड पार्ट एक बार जो क्वेश्चन का इनका था कि एक बार डिस्चार्ज हो जाने के बाद उनको अपने खान पान और दैनिक जो जीवन शैली है उसमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। देखिए, पॉजिटिव होने के बाद जैसा कि डॉक्टर गौतम ने भी कहा कि थोड़े समय तक आप क्लिनिकली क्योर होने के बाद भी आप आरटीपीसीआर आपका पॉजिटिव हो सकता है। तो थोड़े समय के लिए आपको अपने आप को कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी मास्क पहनना, 2 गज की दूरी रखना, लोगों से मिलने जुलने में परहेज करना, इन सभी चीजों पर आपको ध्यान देते रहना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो कोई भी बैलेंस डाइट हो, आसानी से पचने वाला जो भोजन हो उसको आपको खाते रहना चाहिए। और माइल्ड एक्सरसाइज जो कोई भी आपके घर में संभव हो उसको आपको लेते रहना चाहिए। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। ये कुछ सावधानियां हैं, ये कुछ सलाह है जो कि आपको डिस्चार्ज होने के बाद भी पालन करते रहना चाहिए। जी, तो उम्मीद है कि अहमद साहब को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। यहाँ हमारे साथ में एक कॉलर और जुड़े हुए हैं, अरुण शर्मा, जो कि दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। जी अरुण शर्मा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल मैं अपने लिए पूछना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि मुझे 1 महीने पहले कोविड हुआ था और लेकिन हमें आरटीपीसीआर से नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब जब डॉक्टर ने कहा कि अब आप थोड़े अपने टेस्ट करा लीजिए, तो उस टेस्ट में मैंने अपना डी डाइमर टेस्ट कराया, सीआरपी टेस्ट कराया और सीबीसी कराया। तो सीबीसी और सीआरपी तो बिल्कुल नेगेटिव आया, लेकिन डी डाइमर जो है हल्का सा एलिवेटेड आया है। तो मेरा सवाल ये है कि डी डाइमर की एक्चुअल रेंज होती कितनी है? क्योंकि मैंने जिस हॉस्पिटल में डी डाइमर टेस्ट कराया उन्होंने 0 से 300 रखी है। यूट्यूब पे मैंने कई सारे डॉक्टर्स को सुना है, वो कह रहे हैं कि 0 से 500 नॉर्मल रेंज होती है। तो मेरा जो डी डाइमर आया है वो 349 आया है। तो इसका क्या मतलब है? क्योंकि मेरे डॉक्टर ने अभी ब्लड थिनर्स को शुरू कर दिया है, कुछ माइल्ड, और कहा है कि 1 हफ्ते के बाद में आप फिर से डी डाइमर रिपीट कराइएगा, क्योंकि उनका कहना है कि मेरे में एंटीबॉडीज हैं कोविड की और मुझे कोविड हुआ था, इसलिए अब मतलब क्या है इसमें डी डाइमर का मतलब और कितने लेवल्स तक इनको चेक करना चाहिए। दूसरा सवाल सर मेरी वाइफ के लिए है। सवाल ये कि उनको 1 आध 2 दिन में कभी कभी चेस्ट में हल्का हल्का प्रेशर फील होता है। उनके सीआरपी टेस्ट भी कराए गए थे, डी डाइमर टेस्ट भी कराया था, सीबीसी कराया था, जो कि सबके सब नेगेटिव आए हैं। तो ये पेट में गैस है या बॉडी में गैस है जिसके से हल्का चेस्ट प्रेशर फील होता है, या फिर ये कोई और हार्ट रिलेटेड इश्यूज है जो हो सकते हैं? क्योंकि हमने घर में चाय वगैरह बहुत पी थी इस कोविड के दौरान में, तो क्या ये गैस हो सकती है? क्योंकि उनको कभी पेट में प्रेशर फील होता है, कभी चेस्ट में हल्का प्रेशर फील होता है, 1 आध दिन फील होता है फिर चला जाता है। वो घर के रोज काम कर रही हैं, सारे काम कर रही हैं और मतलब वॉकिंग वगैरह भी करती हैं डेली। तो इसके क्या मायने सर, अगर इसको एक्सप्लेन कर सके, एक डी डाइमर और एक चेस्ट प्रेशर जो हो रहा है सर। थैंक यू सर। जी डॉक्टर गौतम, आप इनका सवाल लेना चाहेंगे? देखिए, डी डाइमर के वैसे तो नॉर्मल रेंज जो है आई थिंक 500 नैनोग्राम्स पर एमएल के इसका जो एक नॉर्मल रेंज होता है। मगर जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, डॉक्टर पीयूष रंजन ने पहले बताया कि अगर आप क्लिनिकली ठीक हैं तो हमें कोई इस तरह का ब्लड टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, एक डेफिनेटली ये एक बीमारी है जो हमारे बॉडी के काफी पार्ट्स को अफेक्ट करती है, भले में पता चले ना चले। तो ऐसे में अगर आप क्लिनिकली ठीक भी हैं, अगर आप अपना ब्लड टेस्ट कराएंगे, कुछ पैरामीटर्स ऊपर नीचे आ सकते हैं, वो सी रिएक्टिव प्रोटीन हो, वो आपका बाकी हो। तो अगर थोड़ा सा एलिवेटेड है और अगर आप क्लिनिकली बिल्कुल ठीक हैं, तो मेरे हिसाब से ना तो हमें टेस्ट कराने की जरूरत है, और अगर आपका टेस्ट हो गया है, थोड़ा एलिवेशन दिख रहा है, तो नो मेजर आपको ये कुछ मेडिकेशन या कोई इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होना चाहिए। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑटोमेटिकली और अ मंथ और सो ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाना चाहिए जी। ये पहला सवाल था जी। दूसरा सवाल,
आई थिंक इट वाज रिलेटेड टू जो उन्हें एसिडिटी हो रही है तो आप चाह रहे हैं या पेट में उन्हें खराब लग रहा है तो उसका क्या सीआरपी टेस्ट कराया जाए। तो चेस्ट में पेन भी है जी, का दर्द, चेस्ट में पेन भी है। तो देखिए सी रिएक्टिव प्रोटीन एक तरह से देखा जाए तो एक थोड़ा सा नॉन स्पेसिफिक टेस्ट होता है, वो हमें बताता है कि looks like हमें कहीं शरीर में कहीं कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है। इट डज नॉट जीरो डाउन अ पिन पॉइंट ऑन एनी। जी डॉक्टर पीयूष इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी डॉक्टर पीयूष। जी 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 मैं जहां पर डॉक्टर गौतम ने जो अपनी बात कही, मैं दो मोटी मोटी बातें कहना चाहूंगा। डी डाइमर जो नॉर्मल रेंज जैसा उन्होंने बताया 0 से 500 तक होता है, लेकिन कुछ लैब में जो बेस्ड ऑन द मेथडोलॉजी या 0 से 300 का भी कट ऑफ रखते हैं। किसी भी ये डी डाइमर के रिपोर्ट को इंटरप्रेट करने के लिए ये जरूरी है कि ये जब तक कि 2 गुना अपने अपर नॉर्मल लिमिट से ज्यादा नहीं होता है तब तक हम लोग उसको सीवियर डिजीज मार्कर नहीं मानते। अगर 300 भी अपर नॉर्मल लिमिट था और 350 के आसपास है, जैसा इन्होंने बताया कि महीने भर पहले इनका कोविड पॉजिटिव हुआ था, ये घर में रह रहे हैं, बाकी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, सिर्फ 10% बढ़ा हुआ है, तो इनको किसी भी तरह के ब्लड थिनर्स की आवश्यकता नहीं है। मेरा उनसे आग्रह होगा कि वो डॉक्टर से इस बात को डिस्कस करें और उनमें अगर कोई भी दूसरा रिस्क फैक्टर नहीं है तो ब्लड थिनर्स और जो कोई भी लो मॉलिक्यूलर वेट हिपैरिन अगर इनको मिल रहा है उसे तत्काल बंद किया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो लोग ठीक होते हैं उसके बाद भी मस्कुलोस्केलेटल पेन जो कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम हम लोग कहते हैं, लॉन्ग कोविड डिजीज के दौरान ऐसा बहुत पाया जाता है, तो ऐसे पेशेंट के लिए ये जरूरी है कि वो अगर वो ठीक हो चुके हैं तो जो कि सीने में हल्की जकड़न या सांस या ऐसे करके होता है तो वो अपने आप को माइल्ड एक्सरसाइज करें और जो भोजन में जो सुपाच्य चीजें हैं वो सेवन करें। नंबर 3, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको नॉर्मली लें। कोविड से ठीक होने के बाद ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने दिमाग के ऊपर कोविड को हावी ना होने दें। अगर कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि माइल्ड कोविड के बाद भी लोग इस बात से इतना ज्यादा भयभीत हो जाते हैं कि अपने आप को अननेसेसरी टेस्ट ये कराते रहते हैं और दिमाग में ये बात बिठा लेते हैं कि वो बीमार है। इनकी पत्नी के केस में ये जरूरी है, अगर एक बार उनकी जांच हो गई है और जैसा सिम्टम से लगता है कि ये नॉन कार्डियक इन ओरिजिन है, वो ज्यादा या नल ये नहीं ले ज्यादा अपने दिमाग पर इस बात को जोर न डालें और नॉर्मल भोजन, नॉर्मल एक्सरसाइज, नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज वही वो करते रहें, इससे वो ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। तो उम्मीद है कि अरुण शर्मा को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। विनोद शर्मा नागौर राजस्थान से हमें कॉल कर रहे हैं। जी विनोद जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। विनोद। हाँ सर। जी विनोद जी, अपना सवाल पूछिए, स्वागत है सर आपका। मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है सर मेरे को, मैं वैक्सीन लगाऊं कि नहीं लगाऊं? अच्छा, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आप जानना चाहते हैं कि वैक्सीन लगाए या नहीं। डॉक्टर पीयूष। जी, स्लिप डिस्क के होने से वैक्सीन के लगाने या ना लगाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई दूसरे तरह के इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है इनमें, तो जब कभी भी इनका मौका आए तो नजदीक के वो जो स्वास्थ्य केंद्र के पास जाकर के या अपना एज पर द एलिजिबिलिटी एंटर्ड वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। Okay. There's a question from Facebook. Dr. Wankhede, perhaps you can answer this question. The fear is about children. Children, people are concerned that they can get the virus. People are taking it too lightly. What are the kind of symptoms in a child that you should look at, even in smaller babies, that could reflect that they have COVID, is the question. देखिए अल्टीमेटली जो सिम्टम्स हैं वो बच्चों और बड़ों में सिमिलर ही आएंगे। फॉर एग्जांपल बुखार होना और सांस में थोड़ी तकलीफ होना, सर्दी खांसी होना, तो अल्टीमेटली सिम्टम बड़े और बच्चों में यही सिमिलर ही आएंगे। डिफरेंस यही रहता है कि अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है वो बता नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली इन दैट केस वहां पे वो सांस के बारे में नहीं बताएगा, वो हमें और तरीके से बताएगा कि मैं अच्छे से खेल नहीं पा रहा हूँ, भाग नहीं पा रहा हूँ, या आप उनके इसमें लेथार्जी देखेंगे क्योंकि they'll be very weak। तो अल्टीमेटली डिजीज का मैनिफेस्टेशन दोनों में सिमिलर तरीके से ही होता है। इट हैज एन इफेक्ट ऑन द चेस्ट, ऑन द ब्रीदिंग, ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, बुखार, सर्दी, खांसी, मगर एडल्ट उसे बता पाएगा, बच्चे लोग उस तरह से एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो डिफरेंट तरीके से हमें उनके देखना पड़ेगा कि उनके अंदर इन जनरल जो अगर बहुत छोटा बेबी है तो मूवमेंट्स कम रहेंगे, बुखार चेक करेगा, उनका शरीर गर्म लग रहा है क्या, सांस लेने में उनको हैवी ब्रीदिंग काउंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे बता नहीं पाते हैं।
अगर जब आप उनके चेस्ट को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो ज्यादा बार ब्रीथ कर रहे हैं, जो नॉर्मल टाइम करते हैं उससे 30-35 बार एक मिनट में ब्रीदिंग आएगी। तो बच्चों में इस तरीके से हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ज्यादा आसानी से पहचानेंगे। और भी इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा अलर्ट रहें, क्योंकि उनमें कैपेसिटी कम होती है टॉलरेट करने की, तो और जल्दी हम किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा के या किसी डॉक्टर को दिखा के मदद लें। जी बिल्कुल। Let's take on another question. A lady says that she is 77 years old. She has got, it's a gentleman, Prem Agarwal. I got vaccinated with both doses of Covishield. I am 77 years old. I have done a test for antibodies after 1 month for the second dose. After the second dose, the result is 0.09. Should I go for another vaccination? If I should I take Covaxin? These are the kind of concerns that people have. Dr. Piyush Ranjan. Yeah, there are two important points that every viewer should know. Number one, there is no foolproof method by which we can detect the specific antibody against that particular, against COVID, even after taking the vaccination. Number one. And number two, the cutoff level of the antibody is different in the different, by the different method that we use to assess that. If he has taken both doses of Covishield, then as of now, based on the government guideline, he doesn't need any further booster dose of Covishield. Number one. Number two, he should not take Covaxin because as of now. Number two. Number three, even after getting vaccinated, all the viewers should understand that the vaccination is just another layer of protection. The most important protection against COVID is COVID appropriate behavior. So whether you are vaccinated or not vaccinated, you should not forget or let go the COVID appropriate behavior. Yes. जी बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ में एक कॉलर जुड़े हुए हैं, मोहम्मद चांद अली, जो कि मेघालय से हमें कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद चांद अली जी, स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मेरा लड़का 28 साल का है। वो 26 तारीख से मतलब वो थोड़ा बुखार खांसी सर्दी हुआ था, तो वो फार्मेसी से दवा लिया, दवा खा के एक दिन अच्छा हो गया। उसके बाद में वो कोविड का इंजेक्शन लेने चले गया। वो इंजेक्शन ले लिया, उसके बाद में वो फिर कोविड का टेस्ट किया तो पॉजिटिव निकला। पॉजिटिव निकला तो उसको फिर होम क्वारंटीन में आज शायद 26 तारीख से आज 20 तारीख तक अभी होम क्वारंटाइन में है। अभी बुखार नहीं है, खांसी थोड़ा खांसी है, तो उसको क्या करना चाहिए सर? उसको फिर टेस्ट नहीं हुआ जी, दोबारा टेस्ट नहीं हुआ है। डॉक्टर पीयूष जी, जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने क्वारंटाइन के पीरियड को कंप्लीट कर लिया है और इनको बुखार नहीं है और हल्की हल्की खांसी है। तो हल्की खांसी लोगों में कुछ समय तक ठीक होने के 4-5 हफ्ते तक भी रहती है। इसके लिए वो डॉक्टर की सलाह पर कोई एंटीहिस्टामिनिक जो टैबलेट हो सकता है या कोई कॉफ सिरप ले सकते हैं। साथ ही साथ वो अपना जो फ्रीक्वेंट, जिसको कि हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, वो जरूर करते रहें। नंबर 2। नंबर 3, रिगार्डिंग हिज वैक्सीनेशन, जैसा मैं इनकी बातों से समझ पाया कि वैक्सीनेशन लेने के बाद इनको जो है वो कोविड डिटेक्ट हो गया। तो कोविड से ठीक होने के 3 महीने के बाद इनको सेकेंड डोज ऑफ वैक्सीन जो है इन्हें लेना। तो मेरे ख्याल से ये इनके जो प्रश्न के 2 भाग थे, दोनों का जवाब दे दिया। जी, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद एक बार वो क्वारंटीन का पीरियड फिनिश करने के बाद 20-25 दिन गुजर गए हैं जब पॉजिटिव आने के बाद से, उसके बाद क्या एंटीजन टेस्ट कराना, एंटीबॉडी टेस्ट कराना ये ज़रूरी है? और क्या लंग्स की पोजीशन जानने के लिए सीटी स्कैन कराना भी मुफीद रहेगा? डॉक्टर गौतम, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल नहीं। अगर कोई पेशेंट क्लिनिकली ठीक है, उन्हें पूरी तरह से रिकवर हो चुके हैं, तो जरूरत नहीं है। इसके 2 रीजन है। पहली बात तो यह है कि अगर आप एंटीजन टेस्ट कराते हैं या कोई भी टेस्ट कराते हैं, तो आप बेसिकली एक हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारा वैसे ही काफी अंडर प्रेशर है, इतने पेशेंट्स बार बार जा रहे हैं टेस्टिंग के लिए, अगर रिकवरी के बाद भी हर कोई जाने लगेगा तो फिर जो एक्चुअल एक्टिव केसेस हैं, जिनको आज इन्फेक्शन है, उनके ट्रीटमेंट में प्रॉब्लम आएगा। दूसरा, डिजीज डज नॉट हैव एनी मेजर लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो हमें देखा गया। जिनके कुछ ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, मानते हैं, बट ऐसा नहीं होता है कि आपको 2 महीने बाद आपको फिर से पूरा बॉडी चेकअप करा के एक चीज देखनी है। कुछ केसेस में है जहाँ पे कार्डियक में कोई इन्फेक्शन, मायोकार्डाइटिस जिसे कहा जाता है, हुआ है, बट
इन जनरल दैट इज नॉट द रूल, दैट इज यूजुअली एन एक्सेप्शन। तो अगर आप क्लिनिकली ठीक है, हम जो बार बार कह रहे हैं क्लिनिकल ठीक है, हल्का सा खराश खांसी रहना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको ब्रीदिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो बस आप नॉर्मल न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए अपना, आप बेस्ट पॉसिबल खाना खाइए, विटामिन लीजिए, सप्लीमेंट्स लीजिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज बढ़ाइए, आपको और कोई टेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर। जी There's a gentleman who's asked a question about, in Arogya Setu, if you have a cough, it suggests that you go and do a test. So a person is asking whether the cough itself is enough to go and do the test. What do you think, Dr. Gautam? See, one जो एक लिस्ट ऑफ सिम्टम्स है यहाँ पे, उसमें डेफिनेटली कफ एक सिम्टम है, एंड कंसिडरिंग कि ये जिस तरह से अभी जो सर्ज आया है, सेकेंड है, जिस तरह से फैल रहा है, डेफिनेटली कफ आना किसी को इज वन ऑफ द सिम्टम्स, और ऐसे केस में आप जी डॉक्टर गौतम, आपके सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ से ले चलेंगे तिरुवनंतपुरम, जहाँ पर केरल सरकार your permission to present them. Please proceed. Shri Pinarayi Vijayan, Chief Minister Designate. ഞാൻ പിണറായി വിജയനായ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവുമനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ പിണറായി വിജയനായ ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.
Shri K. Rajan, Minister Designate. ഞാൻ കെ രാജൻ ആയ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെയും മനസ്സാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവുമനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കെ രാജൻ ആയ ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു. കോൺഗ്രാറ്റുലേഷൻസ്. Shri Roshi Augustine, Minister Designate. ഞാൻ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആയ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും
ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടെയും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ ആയ ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ശ്രീ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി, മിനിസ്റ്റർ ഡെസിഗ്നേറ്റ്. ഞാൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആയ ഞാൻ നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിർവാച്യമായ വിശ്വസ്തതയും കൂറും പുലർത്തുമെന്നും ഞാൻ ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരവും അഖണ്ഡതയും നിലനിർത്തുമെന്നും ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തയോടും മനസാക്ഷിയെ മുൻനിർത്തിയും നിർവഹിക്കുമെന്നും ഭരണഘടനയും നിയമവും അനുസരിച്ച് ഭീതിയോ പക്ഷപാതമോ പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടിയായ ഞാൻ കേരള സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എൻ്റെ അറിവിൽ വരുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നതൊഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു.
So we're going to leave that the swearing-in ceremony to return to our regular programming. Suffice to say that the swearing-in ceremony of the Kerala cabinet led by Pinarayi Vijayan, the Chief Minister, is taking place. It is an entirely new cabinet. It's a new policy of the LDF. In fact, all the stalwart ministers of the previous government are not finding their names there, which include Ms. Shailaja, who was their health minister in the past, and Mr. Thomas Isaac, who used to be the finance minister. बिल्कुल, तो एक नई टीम के साथ, नए चेहरे के साथ उम्मीद है। और फिलहाल डॉक्टर एसपी की बात वापस करते हैं। हम डॉक्टर गौतम वानखेड़े से संवाद कर रहे थे। डॉक्टर साहब सवालों का जवाब दे रहे थे। एक सवाल इस बीच में आया है जो कि शीलू सिंह गाजियाबाद से पूछ रही हैं कि क्या ब्लैक फंगस का भी कोई टेस्ट है। इनका कहना है कि कोविड पॉजिटिव थी ये, और इनकी उम्र जो है वो 36 वर्ष है। ये पॉजिटिव थी। अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद, स्वस्थ होने के बाद तकरीबन हफ्ते भर चेहरे पर और ख़ासतौर पर आंखों के आसपास सूजन रही है। तो क्या इनको क्या इसको किस तरह से समझें, और इनको ब्लैक फंगस को लेकर के डर लग रहा है, ये जानना चाहती हैं कि क्या इसको लेकर के कोई टेस्ट भी है। डॉक्टर गौतम। डेफिनेटली ये जी देखिए, डेफिनेटली ये एक कॉमन एक जो चीज़ पाई गई है, खासकर जिन पेशेंट्स को स्टेरॉइड मिलते हैं उनमें ये फंगस की ग्रोथ हो जाती है, बिकॉज बॉडी का इम्यून सिस्टम थोड़ा सप्रेस होता है, तो इसमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इस फंगस को। अब इसका टेस्ट अगर मैं कहूँ, डेफिनेटली इसके टेस्ट होते हैं, पीसीआर टेस्ट भी होते हैं और बाकी भी होते हैं, मगर ये टेस्ट आप खुद ना कराएं। आप किसी ENT स्पेशलिस्ट जो या कोई भी डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें अपने कंक्लूजन पे जंप कर लीजिए कि ये ब्लैक फंगस है। इट कुड वेल बी अ केस कि कई बार जैसे कंजेशन होता है, हल्का सा सर्दी खांसी रह जाती है, तो बिकॉज ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे में सर्दी खांसी होती है, वो भी कई बार हमें सर में कंजेशन, हेडेक कॉज करा सकता है। तो क्योंकि मीडिया में बहुत आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक फंगस ही है, बट लेट अ डॉक्टर ट्रीट इट स्टेप बाय स्टेप। अगर उन्हें जरूरत लगती है इस टेस्ट की तो वो ये भी करवा लेंगे आपसे। जी बिल्कुल। So there are more questions, but they're not really regarding testing, but we can ask them all the same. In fact, a gentleman is concerned, he's checking almost everything. My SPO level is 99, PRBMP level is 60. I'm suffering from loose motions and very tired. My HB level is 9%. Are there symptoms of COVID, is what he's asking. Dr. Piyush? Yes, this can be a symptom of COVID. कोविड के अलग अलग 6 अलग अलग तरह के लक्षण जो हम लोग सिंड्रोम क्लस्टरिंग ऑफ सिम्टम्स बताते हैं, जिसमें कि कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कि रेस्पिरेटरी सिम्टम बिल्कुल कम होते हैं। जैसे कि यूजुअली वी नो दैट कि पेशेंट को फीवर होता है, उसमें खांसी होती है, सांस फूलने लगता है, लेकिन उसके इंटायरली अलग एक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वेरिएंट ऑफ सिम्टम्स भी होता है, जिसमें कि पेशेंट को लंबे समय तक डायरिया हो सकता है। So even in this case, as he is saying कि उनका सैचुरेशन 99% हो रहा है और डायरिया उनको लंबे समय से हो रहा है, तो ऐसे समय में उनका कोविड टेस्ट कराया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ज्यादा परेशान होने से पहले अपने आप को प्रॉपर्ली रिहाइड्रेट करना चाहिए। एक रूल ऑफ थंब है कि एक बार लूज मोशन के एपिसोड के बाद एक पूरी गिलास जो ORS सॉल्यूशन जो कि बाजार में आपके मिलता है, ORS का पाउडर, उसको बना करके पिए। अगर आप अपने आप को डिहाइड्रेट करते रहेंगे तो फिर उसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। और डायरिया अगर आपका परसिस्ट करता है तो वो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास, नज़दीक के किसी भी फिजिशियन के पास जाकर के आप अपने सिम्टम की और बाकी पैरामीटर्स की जांच करा सकते हैं। जी, सोनल सिंह जानना चाह रही हैं कि इंटेस्टाइन में टीबी की दवा चल रही इनकी, क्या ये वैक्सीन लगवा सकती हैं? वैक्सीन से रिलेटेड सवाल है डॉक्टर पीयूष। जी देखिए, वैक्सीन के लिए मैं मोटी तौर पे कह दूं कि हजारों बीमारियां होती हैं, एक एक करके लोग ना इसमें समझे। वैक्सीन के कुछ ही कॉन्ट्राइंडिकेशन है। कुछ समय पहले ऐसा कहा जाता था कि 18 वर्ष से कम उम्र का प्रेगनेंसी और लैक्टेशन, ये 3 जो है ऐसे एरिया बताए गए थे, इसमें वैक्सीन नहीं लेना। लेकिन जो आज ही जो भारत सरकार के गाइडलाइंस आए हैं उसमें लैक्टेटिंग मदर को भी ये वैक्सीन लेने के लिए जो है वो कह दिया गया है, उसका जो है वो अप्रूवल मिल गया है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो प्रेग्नेंट लेडीज में भी है वो भी कुछ समय के बाद हम लोग देने के लिए शुरुआत कर देंगे। अभी के समय में जो कोई भी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र का है और वो एक्टिव कोविड में नहीं है,
यानी कि जिसे तुरंत कोविड का इन्फेक्शन ना हो रहा हो, या पिछले 14 दिन के अंदर में किसी भी दूसरे गंभीर अनरिलेटेड बीमारी की वजह से वो अस्पताल में भर्ती ना हुआ हो, तो उसे वैक्सीन दिया जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि प्रीवियसली कोविड के दौरान में अगर कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा चढ़ा हो, या फिर कोविड होने के 3 महीने के बीच के विंडो पीरियड में हो रहा हो, तो वो लोग वैक्सीन नहीं ले सकता है। अदरवाइज कोई भी दूसरी बीमारी हो, इवन जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लोगों को डाउट होता है कि वो कोई कुछ दूसरे इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर है, तो उन लोगों को भी वैक्सीन लेना है, और वैक्सीन लेने की इन बीमारियों में कोई मनाही नहीं है। जी पीयूष जी, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि कोविड से ठीक होने के बाद क्या किसी तरह के टेस्ट रिकमेंडेड है, ब्लड टेस्ट या इस तरह के कोई टेस्ट करवा करके क्या अपनी जांच कराए जाने की ज़रूरत है कि वो पूर्णतः ठीक हो गए, या इस तरह की सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। जी, इसके संबंध में मैं मोटी मोटी 2-3 बातें बता दूं। वंस यू आर क्लिनिकली क्योर्ड, यू आर क्योर्ड विद कोविड। यू डू नॉट नीड एनी अदर टेस्ट टू प्रूव दैट यू आर माइक्रोबायोलॉजिकली क्योर्ड। देखिए, आरटीपीसीआर की जो जांच होती है वो आपके श्वास की नली में जो हम लोग जांच करते हैं, उसके द्वारा यह हम लोग बताने की कोशिश करते हैं कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये कोविड वायरस जो है वो है या नहीं। ठीक हो जाने के बाद इस जांच की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस जांच के होने के बाद कई बार जो है ठीक होने के बाद 10, 15, 14 दिन के बाद भी जो है जो डेड वायरस जो होता है वो भी आरटीपीसीआर के द्वारा डिटेक्ट हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो खून के संबंधित जो दूसरे जांच होते हैं, उस जांच को आपको खुद अपने मन के अनुसार नहीं कराना है। कोविड पर से डज नॉट गिव अस एन इंडिकेशन टू गेट एनी ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन डन जस्ट ऑन देयर ओन। अगर आपको कोई दूसरी कोमॉर्बिडिटीज रही है, जैसे कि कोविड के दौरान में स्टेरॉइड देने की वजह से ब्लड शुगर बढ़ गया, तो डॉक्टर की सलाह पर आपको कुछ समय तक ब्लड शुगर को मॉनिटर करने की जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों को बहुत रेयर से केस में अगर कोई दूसरा है, तो एज पर द इंडिकेशन कराया जा सकता है। जी, एक कॉलर दिल्ली से हैं, 30 वर्ष इनकी उम्र है। ये जानना चाहती हैं कि ठीक होने के बाद, कोविड से रिकवर होने के बाद इनको फिर से 1 हफ्ते से बुखार आ रहा है, तो क्या इनको फिर से दोबारा कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, ये क्या करें? देखिए, फिर से कोविड की जांच कराए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर से अगर इनको बुखार आ रहा है ठीक होने के बाद, तो या तो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर ये कि लॉन्ग कोविड सिम्टम जिसको कि हम लोग कहते हैं कि थोड़े समय तक हुआ हो, या बाई मॉडल जो कि कोविड में एक बार ठीक हो जाने के बाद थोड़े समय के बाद दूसरा पीक आता है, ऐसा हो सकता है, या टोटली अनरिलेटेड इलनेस हो सकता है। तो मेरा उनसे ये आग्रह होगा कि वो खुद से जांच कराने पर जोर देने के बजाय जो उनके घर के आसपास नजदीक में जो कोई भी डॉक्टर उपलब्ध हो, उसके पास जाकर के अपना वो थोड़ा चेकअप कराएं। Final question, Dr. Piyush, suppose some people have taken Covishield and they get some symptoms after that because of the vaccination, but they are not very sure whether the symptoms are could be COVID also. So how do they make out the difference between the two, and after how many days can they get side effect symptoms of the vaccination? Yes, this is very important question. So the symptoms that of COVID, the illness per se, is very non-specific. It includes mild fever, it includes myalgia, it includes cough also, number one. And the symptom that one gets after taking the Covishield injection, or as a matter of fact, any other vaccination, vaccine which is given. So those symptoms may mimic that of the COVID virus infection, that is the fever, low-grade fever, or myalgia. So the rule of thumb is that if that symptom has appeared within the 48 hours of taking the vaccine, mostly within the 12 hours of taking the vaccine, then probably you are having the symptoms because of the immunogenic reaction to that of the vaccine. Number one, such symptom they are same self-limited and may usually pass or get controlled within 1 or 2 days after their initiation. So if you are having prolonged symptom, number one, if you are having atypical symptom, that is other than fever and myalgia,
then it should raise suspicion of the viral infection. जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल। तो यहाँ पर समय इतनी ही इजाज़त दे रहा है और आज डॉक्टर स्पीक के इस अंक में बस इतना ही। डॉक्टर पीयूष रंजन, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गौतम वानखेड़े, हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया कि वो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। अब आप इस कार्यक्रम के अगले अंक में जो 7 बजे शाम को प्रसारित किया जाएगा उससे जुड़ सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। Thanks very much for watching, but always remember, wear your mask and stay safe. Keep everyone else around you also safe. Namaskar.